जो जैसे संचार साथी ऐप से एक्टिविटीज़ की नज़र रखाई जा सके, क्या आप भेज रहे हैं, कैसे जो आतंकवादी घटनाएँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी बहुत सारा कंट्रोल हो पाएगा। इंडिया में खैर एक सबसे बड़ी कमियाँ ये है कि यहाँ की जो लीडरशिप, फ्रॉड लीडरशिप बोली जाती है। एक तरह से मेरा माइंडसेट कहता है कि गलत लीडरशिप के चक्कर में, जैसे अभी संचार साथी ऐप की बात की जाए कि भाई ऐप में ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड रहेगा, तो आप मोबाइल खरीदेंगे ना, तो संचार साथी ऐप उसके अंदर डला हुआ रहेगा, आप उसको हटा नहीं सकते। क्या आप भी हुए हैं कभी साइबर क्राइम के शिकार? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक पुस्तक है, उसका नाम है साइबर क्राइम अवेयरनेस फॉर सीनियर सिटीजन। इसके जो राइटर हैं चंदन सिंह चौहान। आज हम उनसे बात करेंगे साइबर क्राइम पर और साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं चंदन सिंह चौहान जी का। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है लोगों की लाइफ का। हर कोई साइबर क्राइम से परेशान है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हिट किया हुआ है और किसी कोई ना कोई जरिया बना करके। आज हम आपसे जानेंगे आपकी जो पुस्तक आपने अवेयरनेस पे लिखी है उसके बारे में। इस पुस्तक की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि कई लोगों को तो साइबर के बारे में ही नहीं पता, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, सही मायने में सही शब्दों में अगर कहा जाए तो साइबर है क्या? देखिए मैम, साइबर की सीधी सी बात किया जाए तो इंटरनेट से लिया गया है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट्स माना जाता है कि आजकल दुनिया को जैसे आसान बनाने की, जैसे बैंकिंग प्रणाली जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम को हम आसान बनाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना ही साइबर है। साइबर का कॉन्सेप्ट ये है, इंटरनेट से जुड़कर पूरे दुनिया के साथ जुड़कर हम हर काम को आसान बनाने के तरीके को हम साइबर बोलते हैं। अच्छा, जी, सही मायने में साइबर ये है। इंटरनेट अच्छा, यूज करना जी, मतलब हम अपने कोई जो भी काम को आसानी से कम्युनिकेट करें, अपनी सूचनाओं को भेजें, ले आए, और सारी चीजें जितना भी डिजिटल कम्युनिकेशन यूटिलाइज किया जाता है, एवरीथिंग इज कॉल्ड साइबर। क्योंकि हम इस जिस युग में हैं इस समय हर कोई, हर एक सही व्यक्ति इंटरनेट से कनेक्ट है। जी आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। जी अगर एक घर में 4 लोग हैं तो उसके घर में 5-6 मोबाइल होना स्वाभाविक है जी कि वो तो होगा ही होगा। और अगर इंटरनेट है तो साइबर है, जी। साइबर है तो क्राइम है। अब हम आते हैं साइबर क्राइम पर। तो ये एक्चुअल में सही मायने में साइबर क्राइम है क्या? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि आज डिजिटल का युग हो चुका है, बिना इसके कुछ भी नहीं पॉसिबल है, मतलब कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ आसान चाहिए। जैसे कोई चीज़ बुक कर दिया तो तुरंत आपके घर पे आ जाता है, जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या बहुत सारे ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, तो हर चीज़ कम्युनिकेशन का एक साधन है, जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ पैसे भेज भी देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट चला जाता है, यूपीआई यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो ये सारी सुविधाओं को आसान बनाती है जो साइबर है। अब इस सुविधाओं का बहुत सारे ग्लिच हैं, जैसे इन सुविधाओं में ग्लिच का मतलब कि त्रुटि है, जैसे कि उनका जो त्रुटियां हैं, जैसे कई ऐसी चीजें कि पैसे गलत जगह भेज दिया जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें डेटा चुरा लिया जाए, उनका कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे आजकल हर चीज मोबाइल में, जैसे आपने बोला ना, हर घर में मोबाइल है, हर लोग के पास मोबाइल है, अपना एक आइडेंटिटी है, मोबाइल नंबर है या फिर आईएमआई नंबर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सभी चीज़ों को जो ग्लिच होता है, उस ग्लिच के इफेक्ट में जाकर उनके पैसे कहीं और ट्रांसफर कर लेना, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर फिर उनको फिर हरास करना। जैसे अक्सर क्या होता है कि हरास करने की बातें कि चलते भी लोग डर के मारे पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, या कोई ऐसी सिक्योर इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट चीज़ों को निकाल कर यूज कर लेना, ये सब चीज़ें क्या होती है, साइबर क्राइम के अंदर आता है कि उस चीज़ों को आपने उठाया अनइथिकल तरीके से, विदाउट परमिटेड, या फिर अनजाने में उनके डेटा को, उनके पैसे को, उनके ओटीपी या जो भी चीजें, जो भी कंटेंट है, उसको आपने उठा लिया। अब उसका आप
दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब मिसयूज़ कर ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस होगा तो उसके लिए वो भाई डरेगा, तो उसका दुरुपयोग करेंगे या फिर धमकाएँगे या फिर बहुत सारी बातें आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जैसे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है? तो उसके ज़रिए पैसे को कलेक्ट करना या फिर बहुत सारी चीज़ें जो अपराधी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। यानी चलिए। कि लॉस हो जाना, जैसे जिस साइबर क्राइम का जो विक्टिम होता है, जो हुँ, शिकार होता है, हुँ। उनका पैसे का लॉस होता है, सीधी-सी बात, कि हमारे साथ इतने का फ्रॉड हो गया, इतना हम पैसा सुनते आ चला रहे हैं गया। आजकल बहुत जी, ज़्यादा, अरे हमारे अकाउंट से तो पैसे कट गए। हाँ। अब जब उसकी कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो जाएँ कहाँ? हुँ, इम्पोर्टेंट तो ये है, जी, जी। करें क्या? हुँ, अचानक से हमने मैसेज देखा, वो तो चलो आजकल मैसेज का ज़माना है तो पता चल जाता है कि मैसेज आ गया, 5,000 कट गए, 10,000 कट गए। अभी छोटा-सा अमाउंट होता है, लेकिन छोटा अमाउंट है, इस पर हुँ। एक्शन हर कोई लेने से कतराता भी है कि यार क्या खैर टेंशन में पड़ना। देखिए, इसके लिए ओटीपी का सिस्टम बनाया गया है, हुँ, बैंकों ने काफ़ी सावधानियाँ बरती हैं। फिर भी ओटीपी या फिर जैसे अभी तो जो नया नियम आया है कि डुअल ओटीपी वेरिफ़िकेशन होने लगे हैं, कि एक बार एक जगह से होगा, एक मेल से होगा, एक जो है मोबाइल नंबर पे होगा। खैर इसमें चलिए। भी बहुत सारी चीज़ें हैं खैर, और कई लोग इस तरह के तरीके, जैसे एक तरीके को कंट्रोल कर लिया गया, तो फिर दूसरा तरीका साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से अप्लाई किए जाने लगा। हुँ, क्योंकि देखिए, साइबर यानी इंटरनेट पे हुँ, बहुत सारे ग्लिच हैं। 100% कभी सक्सेस यानी प्रूव नहीं हो सकता कि नहीं भाई, यहाँ पे इस प्रोग्राम के ज़रिए ये हो सकता है। मतलब उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उसको रोकने का मतलब कि कुछ चीज़ें जो नियम फ़ॉलो करेंगे, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। हुँ, ठीक है, प्रोटोकॉल्स होता है ना, कि कहीं पे भी जाने के लिए आपको मना रहता है, जैसे फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर में बात किया जाए तो उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, ठीक है? एचटीटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, इस तरह के प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हैं। उस प्रोटोकॉल के ज़रिए उसको रोकने का तरीका, कि एक इन्फॉर्मेशन के बाद नया सिग्नल या नया इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र ना हो पाए। क्योंकि अनऑथराइज़ एक्सेस किसी को मिल जाता है और वो उस ऑथराइज़ एक्सेस का वो पर्सन कोई दुरुपयोग कर लेता है, तो वो साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे आप पैसा ही नहीं चुराते हैं, बहुत सारी चीज़ें चुरा सकते हैं या ले सकते हैं, उसके ज़रिए ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग, बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं आए दिन। तो ये सब कुछ एवरीथिंग साइबर क्राइम में ही हो रहा है, तो बस हमें इस चीज़ पर बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बहुत डीप से समझें। जो भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, हमें बस सावधानियाँ रखनी है। जैसे बिल्कुल। कोविड आया था, हुँ, तो कोविड आ जाना एक अलग बात है कि कोविड आ गई, लेकिन हम कुछ सावधानियाँ रखेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी। यानी हम शिकार नहीं होंगे। वैसे ही हम मोबाइल यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उसकी बहुत सारे सेफ्टी ट्रिक्स हम यूटिलाइज़ करें। बहुत सारे ऐसे लालच में, क्योंकि कई लोग क्या होता है, साइबर क्रिमिनल का शिकार एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये सभी चीज़ों को मैं समझाने लगूँ तो कई घंटे और कई दिन लगेंगे। ख़ैर हमने अपनी पुस्तक अच्छा में एक चीज़ लिखा है। मैं एक चीज़ हाँ, जी, ये आपकी पुस्तक से हमने हमें लिखा है, डिटेल अगर जानना है, हुँ, तो वो लिखे हुए को आप पढ़िए, प्रॉपर हो जाएगा। ख़ैर हमने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन बस ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहती है, कि इम्पोर्टेंट बात जो होती है कि आप उसको समझिए और लालच में मत आइए। जो ऐसा ये अनएथिकल प्रोसेस दिखता है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो कोई ऐसा कह के कि नहीं हम आपको नौकरी दिलवा रहे हैं, आप हमें 10,000 रुपया दे दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, तब हम आपको वहाँ फॉर्म भरेंगे। आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं, उसके एड्रेस को नहीं जानते हैं, अनएक्सेसिबल पर्सन ऐसा लग रहा है, तो आप तुरंत उसको ब्लॉक करें। लालच में मत आ जाइए कि आप अभी आपने नौकरी मोबाइल मिले। की बात की हाँ, कि हम मोबाइल लेते हैं तो हमारे पास ऐसे प्राइवेसीज़ और सेटिंग्स होती हैं हाँ, जिसको हम कर सकते हैं और बचा जा सकता है। जी। लेकिन क्या हम लेने के बाद हमारे दिमाग में ये चीज़ आता है कि हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी इतना लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई इतना जानता भी नहीं है। स्मार्टफ़ोन तो हर किसी के पास है, बट प्राइवेसी किसी को नहीं किसी पता को कि नहीं कैसे पता। जी, लगाना है, बिल्कुल। कैसे सिक्योर करना है अपने मोबाइल को, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जिससे कि हम इन सब चीज़ों से बच जाएँ। अक्सर हमने देखा आईफ़ोन्स में ऐसा नहीं होता है। आईफ़ोन में ऑलरेडी आईफ़ोन बहुत सिक्योर होता है, बट आईफ़ोन बहुत कॉस्टली है, तो लोग एंड्रॉइड लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो चोरियाँ होती हैं वो एंड्रॉइड से होती हैं। ऐसा नहीं है कि आईफ़ोन से नहीं होता, आईफ़ोन से सबसे हो सकता है, बस लालच में जो आया वो फँसा भाई। जैसे एक मछली होता है, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो उसको चारा डाल देते हैं। वो अनजान आदमी चारा खाने के चक्कर में हुँ, जान से हाथ धो बैठती है।
मछली। मैं आपके साथ ठीक है, एक उसी तरह से इसके भी कॉन्सेप्ट हुआ है कि आप साइबर क्रिमिनल के चुंगल में कब फंसते हैं। टारगेट तो सभी हैं, सबका डेटा ओपन है, सब कुछ कनेक्ट, कम्युनिकेशन, हर चीज़ ओपन है। तो वहाँ पे आप टारगेट कब होते हैं, जब साइबर क्रिमिनल आपसे एक बार बात करता है, बिजनेस के लिए बात करे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना पैसा भेज रहे हैं। एक क्रिमिनल एक्शन हुआ था, मैं आपको बता दूं, एक दुकानदार था, उसका बिजी शेड्यूल बहुत सारा, जैसे बिजी का मतलब कि दिन भर पैसे आते हैं, वेरिफिकेशन होता है, तुरंत वो उसको ऑर्डर भेजते जाते हैं तरह तरह। तो उसको क्या होता कि एक स्लिप 1 रुपया करके साइबर क्रिमिनल ने क्या किया, 1 रुपया ट्रांसफर कर दिया, खटाखट उसका ऑर्डर डिस्पैच हो गया। उसको पता नहीं कि इतने का, उसने ऑर्डर लिख दिया, बुकिंग किया और उसके बाद डाल दिया, मैसेज भेज दिया और 1 रुपया ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद स्लिप भेज दिया, उसने देखा नहीं कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब तो खैर बहुत सारे रूप बदल गए हैं, पेमेंट की डिक्लेरेशन वॉइस के साथ वॉइस नोट आने लगा है कि इतने पैसे आ गए। अभी तो वॉइस वाली जो पेटीएम वाली या फिर गूगल फोन पे वाली बनी है ना, कि हर दुकानों पे पेमेंट का होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वो पेमेंट 1 रुपया करा, तुरंत लगा कि हाँ मैसेज आ गया, अच्छा, तुरंत उसको माल भेज दिया और निकल गया लेके। तो ये भी तो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर ही आ तो रही है। बिल्कुल, ये सब चीज़ें हैं जो कि कहीं से फ्रॉड किया जा सके, ये सब चीज़ें साइबर के अंदर, इंटरनेट का ही तो है कि आपने जो भी फ्रॉड हुआ है या जो चोरियां हुई है, इंटरनेट के कारण हुई है, वो सब अपराध जो है साइबर। अच्छा, ठीक है। अगर हम बात करें अभी साइबर क्राइम के लिए आप कह रहे हैं, हम्म। हमने इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा देखा है हम्म। कि साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो अक्सर इंडिया वालों के साथ, तो ये कारण क्या है? देखिए, इसको अगर बात करें ना, तो इंडिया, मैं ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कहना चाहता, बट ये मैं कहना चाहता हूँ, इतिहास उठा के देखिए तो हमेशा गुलाम रहा है देश। बहुत बड़ी बात है, आप सोचने वाली बात है। पर गुलाम है। तो पहले बात को समझिए, एंड शुरू से एंड तक देखिए कि गुलाम रहा है, क्यों रहा है, और लालच के चक्कर में। एक शासक जो है उसको कहता था कि मैं तुम्हें ये राज दिलाऊंगा, अंग्रेज आए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसने दूसरे राजपुताना बात किया कि तुमको, तुम्हारे दुश्मन को मैं हरवा दूंगा, मिलके करते हैं, बाद में उनको भी जीत लिया। ये लालच, लालच का शिकार भारतीय धरती पे जो हुआ है सबसे ज्यादा, ना समझी और लालच के चक्कर में लोग फंस रहे हैं। इंडिया में ऐसी कंडीशन है, जो लोग जल्दी लालच में आ जाते हैं अक्सर। इसका कारण हो सकता है भाई गरीबी हो या फिर कुछ भी हो, थोड़ा पैसा है तो उसको भी ले लेते हैं, ऐसा कंडीशंस बहुत सारी है। तो इंडिया में पॉपुलेशन भी है, बहुत सारे लीडरशिप की बात किया जाता है, इसमें भी ये बातें आती। इतिहास से लेकर के गुलाम रहने का कारण भी लालच रहा है। अगर लालच नहीं आता तो कोई, किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आके यहाँ पे अटैक करे। हमारे ही लोगों को फोड़ कर वहाँ से उनको थोड़ा पैसा दिया, उनके साथ मिल गया, वहाँ से उनको फोड़ लिया, वहाँ पे उनके साथ मिल गया, तो ऐसे करके उन्होंने अटैक कर लिया। उसी तरह से साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। थियरी तो एक ही है, चाहे पहले वाली थियरी हो चाहे आज वाली थियरी हो, सभी का थियरी एक ही है। बस समझने वाली बात है कि यहाँ पे अपराध हो रहा है तो लालच के कारण, आप शिकार बन रहे हैं लालच के कारण। बस इस चीज को समझिए कि कहाँ पे लालच हो रहा है, कहाँ पे ऐसा लग रहा है, इस चीज को समझना है। तो इंडिया ऐसे टारगेटेड कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पे ना समझों की संख्या बहुत ज्यादा है। और जो लोग फायदा, जैसे आजकल नेता लोग हैं, ये लोग का क्या है, ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, ना समझे के कारण ही तो गलत गलत सरकारें बन रही हैं। किसी को भी वोट दे देते हैं, थोड़ा सा जाति के नाम पे, थोड़ा सा पैसा बांट दिया, दारू के नाम पे, ये सब चीजों के चक्कर में वोट बढ़ जा रहे हैं। जेन्युइन कॉन्सेप्ट पे कोई काम नहीं करना चाहता, सभी लालच के चक्कर में। वैसे ही एक ऐप आया हुआ था, उसमें आप 10 रुपया लगाओ और 100 रुपया आपको एक हफ्ते बाद मिल जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, 2 लोगों को और जुड़वा दो तो वो फिर इतना पैसा मिलेगा। बाद में क्या हुआ, वो ऐप बहुत मोटा पैसा ले लिया, ऐप बंद हो गई। जाओ, बाद में पता चला कि वो चाइना का ऐप था, सर्वे करना था। ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा था, और उसका भी कोई ना कोई माध्यम होता है कि वो आपसे क्या चीज निकाल रहे हैं। हाँ, आपसे, आपको 10 रुपए के बदले 100 रुपए दे करके आपसे क्या ले रहे हैं, हाँ, आपको खुद नहीं पता। खुद नहीं पता। अच्छा, अगर हम प्रकार की बात करें, साइबर क्राइम के प्रकार कितने तरीके के होते हैं, किस किस तरीके से साइबर क्राइम हो सकता है?
देखिए, इंटरनेट के तो बहुत सारे ग्लिच हैं, मैंने शुरू में बताया ना ग्लिच, ग्लिच का मतलब गलतियाँ, त्रुटियाँ, उसी त्रुटि को कैसे टच करके हम उस चीज़ को कवर करते हैं। जैसे त्रुटि कई चीज़ें हो सकती है, जैसे कोई ऐप बनाई गई, ओके? अब ऐप में क्या है, एक ऐसा परमिशन एक्सेस होता है, वो ऐप के साथ एंड्रॉयड का एक कोलैबोरेशन होता है। जैसे ये एंड्रॉयड आप जानती होंगी, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग परमिशन सिस्टम मांगता है। है जब आप कोई भी ऐप हाँ, इंस्टॉल करते हैं। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो क्या काम करता है कि आपके मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके सारे पार्ट्स को, जो भी चीज़ें जो हार्डवेयर कॉन्सेप्ट है या डेटा है या फिर डेटाबेस है, क्योंकि उसके अंदर एक डेटाबेस बना होता है, जो डेटाबेस में हमारी सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट तौर पे रखी जाती है। तो उन सभी चीज़ों को एक्सेस करने की अथॉरिटी मांगता है पहले तो ऐसे बहुत सारे अथॉरिटी बहुत सारे ऐपों में दिया जाता है कि भाई आप तुरंत तुरंत ऑप्शन दो, हाँ। खट खट क्लिक करेगा कि हाँ 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 हाँ, मैं फोन बुक का एक्सेस ले लिया, फिर उसके बाद डेटा का एक्सेस ले लिया, इमेज का एक्सेस ले लिया, ये सारा चीज ऐप के पास चला गया, यानी कि उसके ऐप का सर्वर है, वो पता चला कि वो ऐप चाइना में बना हुआ है, चाहे वो कहीं ताइवान में लगा हुआ है, पता नहीं। ठीक है, अब वो ऐप की एक्सेस उसके पास डेटा चला गया। अभी एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कि एक्सेस ले लिया, अब डेटा के जरिए आप जो करना चाहे वो अंदर अंदर कर रहा है, आपको पता भी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि हीटिंग हो रही है मोबाइल, हमने एक क्वेश्चन आपने शायद पूछा था कि हमारा किसी का मोबाइल मोबाइल कई बहुत बार, हाँ, हीटिंग हो रही है, तो क्या होता है, हीटिंग क्यों होता है? एक्स्ट्रा कोई चीज जैसे होता है ना, कोई चीज एक्स्ट्रा काम करा दिया जाए तो उसके अंदर हीटिंग होती है, आपको पता नहीं है उसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रोग्राम क्या है? जो हमें दिख नहीं रहा प्रोसेस, होता। हाँ, आपको बाहर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आउटपुट हाँ। डिवाइस जो प्रोसेस स्क्रीन है उस पे नहीं दिख रहा है, बट इंटरनली उसका कंसोल प्रोग्रेस है, वो उस पे काम चल रहा है। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि साइबर क्राइम के लिए ही कि हम्म। मेरे पास एक मैसेज आया हाँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ मेरे पास ट्रैफिक रूल्स होते हैं, मतलब जो ये ट्रैफिक के आप सिग्नल तोड़ते हैं तो मैसेज आता है। सो मैसेज आया मेरे पास, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे लगा मैंने कहीं क्रॉस तो नहीं कर दिया, मैंने उस पर क्लिक किया, मेरा फोन बिल्कुल हैंग हो गया। हैंग मतलब कि अब वो एकदम गर्म हो गया, वो स्विच ऑफ तक नहीं हो रहा है मोबाइल, वो स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हो रहा। बैटरी निकाल देते। अब ये जो फोन्स होते हैं इनमें बैटरी निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसकी बैटरीज निकलती नहीं है। जो डिवाइसेस आजकल बन रही या हैं वो बैटरी वो निकलती उसके लिए नहीं है, आपको ये या बात तो अपने तो फोन को है। तोड़ना पड़ेगा हाँ कि आप पूरा डैमेज कीजिए, लेकिन आप अगर डैमेज करेंगे तो क्या आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, और जो व्यक्ति उस पर काम कर रहा है, जिस तरह की चीजें कर रहा है, क्या वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा? ये सोचने की बात तो है। ये चीजें देखिए, यहाँ पे अब तो वहां पे क्लिक करते समय समझना चाहिए, खैर अभी तो नहीं नहीं, कम्युनिकेशन के। आप ये देखिए कि यहाँ पे व्यक्ति की क्या गलती है। आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक जो रूल्स हैं, जो ट्रैफिक के अब पॉपअप कैसा मैसेज आते ऐप हैं, आया था, ये जैसे जो लिंक आया था, पॉपअप जो आया था, हाँ, वो कैसे कि आया था, आपने रूल ये तोड़ा बातें है भी और ब्रेक समझने किया, वाली बात है यहाँ पे ना, कहीं आगे, क्योंकि कोई उससे भी पहले चीज आप उनको कुछ बता चुके गलती हैं। किए होंगे, हाँ, कहीं ना कहीं गलती की है आपने, अपनी सिक्योरिटी को मतलब कहीं पे अपने अनऑथराइज एक्सेस दिया था, तभी वो चीज आया था, अदरवाइज ऐसे तो नहीं आएगा। खैर पहले वाले एंड्रॉयड जो एप्लीकेशंस थे उसमें थोड़ी बहुत ग्लिच थी, अभी बहुत सारा अपडेट हो गया है, सिक्योरिटी भी बहुत सारी हो गई। अब बैंकिंग वालों ने भी बहुत सारे, जब बहुत सारा मामला हो गया ना, तो सभी चीजें डबल डबल ओटीपी का व्यवस्था कर लिया, सभी चीजें जैसे थंब इम्प्रेशन से एक्सेस देने की बात हो गई, ये सब चीजें अभी बदली हैं थोड़ी बहुत। फिलहाल उस समय हुआ होगा कि उस तरह के एप्लीकेशंस में होता है, मोबाइल्स में अंदर अंदर प्रोसेस होने लगा। खैर इस चीज को आप रीसेट या मोबाइल को थोड़ा सा साफ सुथरा रखना चाहिए, और ऐसी चीजें भी हमेशा मोबाइल में लॉग ऑन करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है? अनऑथराइज एक्सेस की एप्लीकेशंस भी ऐसे नहीं रखना चाहिए। अगर लग रहा है तो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जो सेटिंग को डिसेबल करके इनेबल करके रखना चाहिए कि आपकी कोई चीज़ उस पर कोई एक्सेस ना कर पाए, ये सब चीज़ें मोबाइल के अंदर सेटिंग होती है। गूगल की भी परमिशंस बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप ऑन करके कर दीजिए कि उसको आप कोई एक्स्ट्रा एक्सेस ना कर सके, तो ये सब चीज़ें कर देंगे तो वो एक्सेस होगा ही नहीं, वहीं पे जाके प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। मोबाइल में होती है सेटिंग। चंदन जी, हमने देखा कि गवर्नमेंट एक टेलीकॉम एक्ट लेकर आई थी 2023, जिसको 2024 में अप्लाई किया अप्लाई गया किया था, गया जी था जी जी। अप्रैल में, जुलाई में किया गया था। हम्म, तो
ये क्या है, हम्म। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये टेलीकॉम एक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने जो पुराने वाले टेलीकॉम से काफ़ी अपडेट करा है। खैर, इसमें बहुत सारी सावधानियाँ, बहुत सारी जो डिजिटल एज की जो साइबर एज जो अभी चल रहा है साइबर वाला, क्योंकि पहले जो एक्ट बनाया गया था उसमें साइबर से रिलेटेड कोई मैटर नहीं था, तो कोई बनाया नहीं था। आज जो इंटरनेट के ज़रिए जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में कोई एक्शन पहले नहीं होता था। जैसे आप कोई फ़ोन वगैरह का कुछ आप गड़बड़ किए हैं, तो उसके साथ अपराध क्या होते थे, 420 का एक मुकदमा, 3 महीने की सजा दे के काम खत्म, ऐसा ही होता था। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है ना, जिसके चलते आज जो है बनाना ज़रूरी था कि आप जो अपराध किए हैं, उसकी सज़ा क्या देनी चाहिए। जज को भी नहीं पता है, किसने इस तरह का अपराध किया, उसको क्या सज़ा दिया जाए। संविधान में जितना रहेगा उतना ही जज तो करेगा, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं कि नहीं भाई हम इतना अपराध करे हैं तो इतना हो जाएगा, ये अपराध किए हैं तो इसके कारण ये हुआ तो ये सज़ा हो गई। ऐसा कोई एनालिसिस संविधान में था नहीं। तो इसी संविधान के नियम को अपडेट करते हुए गवर्नमेंट ने टेलीकॉम एक्ट या फिर जो एक्ट लाई, जो साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो भी बनाया गया है, इसमें अपराध को जस्टिफाई किया गया प्रॉपर तरीके से। टेलीकॉम एक्ट 23 में जस्टिफाई किया गया कि टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी मोबाइल से रिलेटेड अपराध हो रहे हैं, उस पर क्या क्या, कौन सा अपराध किया तो क्या सजा देनी चाहिए, कितनी पेनाल्टी देनी चाहिए। अच्छा। इसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस किया गया है। बहुत सारी सावधानियां भी मोबाइल से संबंधित चीजें हैं। अभी तो आपको 17 नवंबर हाँ। 2025 में अभी एक प्रेस रिलीज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से प्रेजेंट की गई है। इसमें क्या चीज हुआ है, इसको बहुत जरूरी है सभी लोगों को जानना। हाँ। कि ये टेलीकॉम जो एक्ट के अंदर एक प्रेस रिलीज मतलब एक संशोधन किया गया है। सबसे पहला संशोधन संचार साथी ऐप का है। आपने सुना होगा संचार साथी ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो मोबाइल से संबंधी एक्टिविटीज को प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ, आपके आधार कार्ड पे कितने नंबर्स हैं ये भी बता देता है वो संचार साथी ऐप। देखिए, ये तो कहने वाली बातें, बहुत सारी बातें हैं। लोग अफवाह फैला रहे हैं। संचार, कई अपराधी लोग, प्रवृत्ति के लोग चाह रहे हैं कि संचार साथी ऐप एक्टिवेटेड ना हो। गवर्नमेंट के जो सुरक्षा का जो कानून प्रोसेस करना चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है भाई सबको सुरक्षा मिले सही तरीके से, क्योंकि ये साइबर क्राइम का जो अपराध है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अपराध है, जिसको कि पकड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों को आत्महत्याएं तक कर ले रहे हैं। जैसे हमने बुकें लिखी है ना, उसमें हम ओल्ड एज पीपल्स के बारे में अक्सर हमने ये बातें लिखी है कि उनके साथ अपराध होता है तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है कि भाई फिर से कमाए। कोई यंग एज के साथ कोई अपराध हो जाता तो फिर से रिवाइव कर लेता है कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, जो जाना था चला गया, अब उसको टेंशन नहीं। लेकिन कोई ओल्ड एज पर्सन, पूरी जीवन की कमाई कहीं मिस हो गई तो वो फिर आत्महत्या कर लेता है। इस तरह की बहुत सारे केसेस आए हैं। हम न्यूज उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या कहानियां हैं। तो यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है कि साइबर क्राइम एक हत्या से भी खतरनाक अपराध हो सकता है। जो अच्छा, अभी जो आत्महत्या कर ले रहा है वो हत्या ही है जो साइबर क्रिमिनल ने कराया है, तो इस पे अपराध का एक्शन होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो प्रेस रिलीज के बारे में आप बता रहे थे, ये आप पूरा जी कंप्लीट नहीं किया, मैं इसके बारे में नहीं, थोड़ा सा मैं उधर चला गया इमोशनल फैक्ट्स पे। खैर जरूरी है इस चीज को जानना। खैर, जो प्रेस रिलीज है इसमें क्या क्या चीज किया, जैसे हमारा एक मोबाइल है, ओके, तो इसका एक IMEI नंबर होता है। हाँ, जब हम मोबाइल लेते हैं तो वो मिलता है। IMEI नंबर क्या होता है कि आप जो सिम डालते हैं तो उसके साथ वो IMEI नंबर डिटेक्ट होके नेटवर्क कंपनियों के पास चला जाता है। तो हमारे मोबाइल का एक्सेस, ये मोबाइल ही है जिसके जरिए अगर मान लीजिए कि कोई अपराध कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने किसी को ठग लिया, किसी को झूठ बोल के कुछ भी पैसे मंगा लिए या फिर कुछ कर लिया, तो पता चला कि कौन यूज कर रहा है ये तो पता नहीं है। खैर, हमारे नाम से सिम नंबर है और हमारे नंबर से ही मोबाइल भी है, हम यूज ही कर रहे हैं, हमारे पास ही है मोबाइल नंबर। तो IMEI नंबर के जरिए वो हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज पर कहा कि जो IMEI नंबर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा कि IMEI नंबर को गवर्नमेंट की साइट पे डालेगा। पहली बात कि हमारा ये, हमने मान लीजिए कि 1 लाख मोबाइल्स बनाए या कोई भी डिवाइस IMEI वाली टेलीकॉम डिवाइस बनाई,
ठीक है, उस सारी IMEI नंबर को गवर्नमेंट पे चढ़ाओ। सीधी सी बात कि आपने ये बनाया है, ये सीरियल नंबर है, इसका IMEI नंबर ये किस कंपनी की बनी है, कौन सी मोबाइल है, कौन सा मॉडल नंबर है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट के पास चढ़ गया। अब कोई साइबर अपराधी पकड़ा जाता है तो IMEI नंबर से अपराध हुआ है तो पकड़ा गया तो ठीक है। कई लोग क्या करते थे कि इसकी टैंपरिंग करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल पर्सन ऐसे हैं जो लोग क्या करते हैं कि मोबाइल की टैंपरिंग करके उसका सीरियल नंबर IMEI नंबर बदल बदल देते देते और दूसरा IMEI नंबर सीरियल नंबर डाल अलॉट देते कर हैं, फिर देते। पता करना मुश्किल हो जाता अब है। उसमें IMEI नंबर बदल गई, मोबाइल के साथ फिर दूसरा काम कर रहे हैं, मोबाइल यूटिलाइज में हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही है। हाँ। तो कौन खरीदा था, कहाँ से है, ये चीजें पता ही नहीं चल रही है, कहाँ गई, क्या हुआ। तो इस IMEI नंबर के जरिए ये तो पता कर सकते, कोई अपराध हुआ तो IMEI नंबर अगर टैंपरिंग कोई मोबाइल पकड़ी गई तो पता चल जाएगा कि ये सीरियल नंबर है, तो इससे अपराध हुआ है। कोई बदल देता था तो फिर IMEI नंबर। अगर एक चीज और है, बदलने वाले के साथ अगर किसी ने IMEI नंबर रजिस्टर नहीं है, चेक किया कि अरे ये तो मोबाइल नंबर गवर्नमेंट की साइट पे अप्रूवल ही नहीं है, तो यानी कि ये वैसे 50 लाख की पेनाल्टी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि बिना IMEI नंबर रजिस्टर मोबाइल नंबर लिया है, यानी ये मोबाइल फेक है, गड़बड़ है, यानी कोई अपराध भी हो सकता है। ये सारी चीजें मतलब अपराध तो किसी से भी हो सकता है, अलग बात है, लेकिन इसमें ये कहने का गवर्नमेंट का मतलब है कि इस नंबर को आप रजिस्टर कराइए, तभी एथिकल डिवाइस रहेगी ये। अदरवाइज पकड़े गए तो पकड़ा गया, अगर मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड मोबाइल IMEI नंबर वाला डिवाइस पकड़ी गई तो उसके साथ पेनाल्टी और सजा दोनों है। पेनाल्टी का कितना है कुछ? 50 लाख के आसपास तक का पेनाल्टी, जैसा अपराध है उस हिसाब से उस पर किया जा सकता है। 50 लाख तो है। पकड़ा गया अगर वैसे अनऑथराइज IMEI नंबर वाली डिवाइस, या फिर बताना पड़ेगा कहाँ से क्या किया है, कहाँ से खरीदा है या कैसे लिया है। ऐसा भी हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर वैसे चोरी चोरी बना के बेच रहा हो डिवाइसेस, तो वो भी चीजें IMEI नंबर की ट्रैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नकली डिवाइसेस पर भी एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत सारे लोग नकली डिवाइसेस यूज करके बहुत सारे अपराध को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, कौन सा मॉडल यूज किया है, कौन सी मशीन थी। IMEI नंबर गवर्नमेंट के पास हुआ था, IMEI नंबर तुरंत टेलीकॉम कंपनियों से निकाल लेगी फट से कि ये नंबर था, ये IMEI नंबर है। नंबर तो किसी पता चला किसी गांव के बंदे से उठा के ले आया, या आजकल दुकान वाले भी बहुत सारी चोरियां करते हैं। क्या करते हैं कि एक आदमी अंगूठा लगाया या फिर हाथ लगाया, अपना आधार से सिम लिया, उसी पे एक एक्स्ट्रा जनरेट करके ले लिया, ठीक है, अब वो फिर किसी और को बेच दिया। तो ये चीजें फिर खैर, तो अभी बहुत सारे नियम वो सिम को भी अलॉट करने में बना दिया गया, तो अपराध में ये चीजें बच गई। तो अब सिम से संबंधित अपराध तो बहुत कम हो चुका है। अब दूसरा जो अपराध है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। पहला अपराध सिम से रिलेटेड है, जिसको गवर्नमेंट ने बहुत सही से मतलब इसको मैनेज कर दिया। अब सिम से संबंधित अपराध या IMEI नंबर से संबंधित अपराध अगर होंगे तो पकड़ा जाएगा भाई, यह बहुत मोटी पेनाल्टी वाला अपराध हो जाएगा, जो 50 लाख तक की पेनाल्टी या फिर साल भर की सजा वाला प्रावधान बना हुआ है साथ में। तो वो पकड़ा गया, गलत IMEI नंबर या अपराध हुआ है तो वो चीजें होंगी। दूसरी चीज है जो ऐप के जरिए कॉल्स होती है, जैसे टेलीग्राम हो गया, सबसे ज्यादा अपराध टेलीग्राम ऐप के जरिए हो रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में बना के। बहुत सारे व्हाट्सएप के जरिए हो रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में, और बहुत सारे वीडियो कॉल ऐप्स हैं, सभी में ऐसा कुछ प्रावधान हो रहा है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इस प्रेस रिलीज में डिस्क्राइब करा है। साथ में जो ऐप बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, और बहुत सारी कंपनियां हैं, इन लोगों को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया कि 3 महीने के अंदर आप ऐसा बनाइए कि बार बार जो हमारे पास, जैसे हमारा सिम है, ओके, जो GSM सिम या वल्टी सिम यूज कर रहे हैं हम अपना 4G 5G, उस सिम को लगाएं, इंस्टॉल करें हम ऐप, तो उससे एक OTP आए, साथ में बार बार रीवेरिफिकेशन करता रहे कि हमारे मोबाइल में हमारा सिम है, तो हमारा ही व्हाट्सएप हमारे ही सिम से बार बार रीडेक्ट होगा, पता चलेगा कि हम जो ऐप यूज कर रहे हैं वो उस सिम से कनेक्टेड रहना चाहिए लगातार। यानी कि हम वो व्हाट्सएप नंबर जो यूज करेंगे ना, वो सिम भी उसके साथ मौजूद होनी चाहिए।
कई लोग क्या होता है कि किसी से ओटीपी मांग लिए, फर्जी काम कर रहे हैं, ऐप के जरिए, व्हाट्सएप ऐप के जरिए गलत कॉल कर रहे हैं, टेलीग्राम के जरिए कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के जरिए कर रहे हैं। तो ये सारे जो टेक कम्युनिकेशन ऐप हैं, इन पर सख्त हिदायत, 3 महीने बाद आप मार्च तक देखिएगा, सारे ऐप का कॉन्सेप्ट बदल जाने वाला है। मतलब कि अब ऐप भी चलाएंगे तो आपके पास सिम होनी चाहिए। सिम का मतलब अगर एक्टिव आपने होना आपकी चाहिए। उसमें सिम नहीं होगा तो तो वो यानी नहीं इस चलेगा। नंबर से अगर अपराध हुआ है तो पता चल जाएगा कि ये सिम नंबर है। क्योंकि पहले क्या करता था कि भाई हम नहीं जानते हमारा व्हाट्सएप नंबर कौन चला रहा है, बोल देता, अपराध कौन किया पता नहीं, क्योंकि हमारा तो व्हाट्सएप नंबर ये, हमारा तो, हम तो गांव में रहते हैं, किसान हैं, और हमारे मोबाइल नंबर का कोई और पता नहीं कौन चला रहा है, मुझे नहीं पता। कोई एक मैसेज आया था, ओटीपी देने को बोला, मैंने दे दिया, लेके व्हाट्सएप चला रहा है कोई और, वो बैठा है अमेरिका में, ठीक है। अब वो व्हाट्सएप कॉल कर करके फ्रॉड कर रहा है। तो अब ये चीज नहीं होगा जब हम बार बार रीवेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, यानी कि जो हम व्हाट्सएप चला रहे हैं वो सिम भी इसी में मौजूद होनी चाहिए। तो क्या होगा, सेफ्टी बढ़ेगी, ऐप के जरिए। आपको लगता है इससे फिर साइबर क्राइम कम होगा? बहुत ज्यादा कम होगा। जो जैसे संचार साथी ऐप से एक्टिविटीज की नजर रखाई जा सकती है, क्या आप भेज रहे हैं, कैसे, जो आतंकवादी घटनाएं भी होती, बहुत सारी चीजें, उसमें भी बहुत सारा कंट्रोल हो पाएगा। इंडिया में खैर एक सबसे बड़ी कमियां ये है कि यहाँ के जो लीडरशिप, फ्रॉड लीडरशिप बोली जाती है, एक तरह से मेरा माइंडसेट कहता है कि गलत लीडरशिप के चक्कर में, जैसे अभी संचार साथी ऐप की बात की जाए कि भाई ऐप में ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड रहेगा, वो आप मोबाइल खरीदेंगे ना तो संचार साथी ऐप उसके अंदर डला हुआ रहेगा, आप उसको हटा भी नहीं सकते, टेम्पर भी नहीं कर सकते कुछ भी। अगर टेम्पर करते हुए करे गए तो भी अपराध। खैर विधानसभा में है, उसमें बहुत सारे नेता अपना विपक्ष वाले बवाल कर रहे जा रहे हैं, आप न्यूज सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि उस पर विरोध किया जा रहा है। खैर विरोध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कई लोग ऐसे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि भाई गलत काम करना है तो वो पकड़े जाए, उससे अच्छा कि इसका विरोध करके हटवा लो। नहीं करेंगे, हमारी प्राइवेसी जाएगी, ये जाएगी। खैर ये चीजें, प्राइवेसी तो बहुत सारी है गवर्नमेंट के पास। अच्छा, अगर हम एज की बात करें, जो ये साइबर क्राइम होता है, किस एज के लोगों के बीच में ज्यादा होता है, किस एज में? देखिए साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकती है, एज मायने नहीं रखती है, बट ये समझना जरूरी है, साइबर क्रिमिनल उनको टारगेट करते हैं जिनके पास या तो बहुत ज्यादा पैसा हो, क्योंकि टारगेट उन्हीं को करेंगे। वैसे किसी भिखारी को धमका देंगे तो क्या ही देगा, देगा कुछ नहीं देगा, कहेगा भैया क्या है, ले लो जो लेना ले लो, क्या कर सकते हो। लेकिन वही जिनके पास पैसा है उनको आप टारगेट करते हैं तो उनके पास पैसा मिलेगा। साइबर क्राइम का जो मेहनत कर रहा है, जैसे मेहनत की सब्जी जाएगी, क्रिमिनल कर रहा है वो भी मेहनत ही एक तरह से है। खैर ज्यादा दिमाग लगा रहा है वो, ज्यादा दिमाग लगा रहा है, मेहनत ही कर रहा है ना। सही जगह मेहनत दिमाग लगाना चाहिए, तो वो गलत जगह, क्योंकि वहां ज्यादा पैसे मिल जा रहे हैं तो वहां गलत पैसा लगा रहा है, अपना प्रोसेस कर रहा है, तो वहां पे अपराध हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किस किस कैटेगरी के लोगों को टारगेट में आ जाए, जैसे ज्यादा एजुकेटेड या समझदार लोग हैं वो लोग टारगेट में बहुत कम ही आते हैं, तो उनको टारगेट करना, वो फिर उनको हिट नहीं करते, पता चल गया कि ये पर्सन ऐसा है तो इनको टारगेट नहीं करना, हटाइए। ऐसा लगता है कि ये नॉन टेक्निकल है, इनको थोड़ा सा लालच में रहता है, या फिर एक बार तो सबके पास ट्रायल कॉल, आपके पास भी आई होगी ट्रायल कॉल, साइबर क्रिमिनल्स की बहुत सारी कॉल आई होगी, लेकिन आप उस टारगेट में उनके झांसे में नहीं फंसे होंगे, तो वो समझ गया, एक बार के बाद फिर फालतू में एफर्ट लगाना छोड़ दिया। मेरे पास तो मैसेज आया, मतलब मेरे पास कॉल आया कि मैडम मैं आपको क्यूआर कोड, आपके हस्बैंड ने पैसे देने थे, मुझे देना था उन्हें, तो वो कॉल नहीं उठा रहे, मैं आपको दे दूं? मैं कितना, कह रहे हैं कि शायद 15-20 हजार के आसपास, तो आप अपना क्यूआर कोड दे दीजिए हमें। तो मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी दे देना तो चला जाएगा आपके पास। तो उन्हें लगा शायद मैं बेवकूफ हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा किससे फोन पैसे वैसे लिए थे, वही मेरे पास वो दिए हैं, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, कह रहे दे रहे हैं तो दे दो। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें लगा कि ये ज्यादा इंक्वायरी कर रही है और मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं, किस चीज के पैसे दे रहे हैं, मुझे उनके 1-1 रुपए का हिसाब का पता है, तो आप किस चीज के पैसे दे रहे हैं पहले तो मुझे ये क्लियर कीजिए, कहाँ दिया उन्होंने, मैं उनसे कंफर्म करूंगी ना। आप मुझे पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चलना चाहिए कि वो पैसा किस चीज का मेरे पास आ रहा है। उन्होंने फोन रख दिया, उसके बाद मैंने उनको कॉल मिलाया, फिर उसके बाद उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया।
उन्हें अच्छा। लगा कि नहीं अब नहीं मिलाना चाहिए। टारगेट में गलत। मतलब वो समझ गया कि ये हाँ। समझदार। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या होते हैं कि तुरंत सारा चीज़ भेजने लगे, अरे पैसा लालच में आ गए, तो वहाँ वो पैसा शिकार देने का लालच करते हैं, लेने वही का लेने का वही करेगा तो आदमी तरीका बात ही नहीं करेगा। तरीका वही है। कुछ तो भाई लालच तो वही करते हैं ना, जैसे हम्म। मैंने बताया ना एक मछली वाला, उसको चारा डाला गया, दिख गया कि अरे चारे हैं, तो उसको फिर खाने तो बेकल होके खा गई और मर लिया। तो ये सब चीजें इसी तरह से टारगेट होते हैं अक्सर। इस तरह का सबसे पहला ही मैंने टॉपिक बताया था कि लालच में आना। अच्छा, आपकी जो किताब है ये है साइबर क्राइम अवेयरनेस फॉर सीनियर सिटीजन। इसमें बिल्कुल साफ है कि आप सीनियर सिटीजन को अवेयर कर रहे हैं। जी जैसे बहुत अच्छे से मेंशन किया आपने। जी, आप जी। चाहते तो इंडिया भी कर सकते थे, बट आपने सीनियर सिटीजन किया। तो आपने ये किताब लिखी, इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि ये किताब लिखनी चाहिए और इसमें मुझे सीनियर सिटीजन को टारगेट करना चाहिए? देखिए सीनियर सिटीजन्स अक्सर क्या होता है, जैसे रिटायर्ड होते हैं 60 साल के बाद, वो सीनियर सिटीजन ही माने जाते हैं सभी लोग। आफ्टर 60 के बाद जो है, 60 साल के बाद जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, तो अक्सर उनके पास पैसे रहते हैं थोड़े बहुत, जो कमाया हुआ पूरे लाइफ का। क्योंकि देखिए एक 16-18 साल का जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, उसके पास क्या ही पैसा होगा। हो सकता है वो अलग बातें हैं, लेकिन वो 2-4 हज़ार वाला पैसा होगा। लेकिन लाखों का जो पैसा होता है अक्सर सीनियर सिटीजन्स के पास होता है, और वो नॉन टेक्निकल होते हैं, क्योंकि वो पहले ज़माने वाले हैं जो कंप्यूटर को भी सही से समझते नहीं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट को ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो उनको कुछ भी आता है तो उनको विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो पुराने विश्वास वाले ज़माने पे रहे हैं और आज भी वो विश्वास करना जानते हैं। तो इनको अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके जो पैसे अगर चले जाते हैं तो बहुत ही मतलब दुखदायक होता है कि उनके उस समय पैसा जब उनको कमाने का भी अब दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है, तो उनके पैसे चले जाते हैं, तो काफ़ी दुःख की बात होती है। तो उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ऐसी किताब लिखी जो कि उनको अवेयर, साथ में नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए भी। ऐसा नहीं कि केवल सीनियर सिटीजन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ पर्सन हो जो लगता है कि हमको अवेयर होना चाहिए, वो सब